Good morning, students. Today we will explain you how to derive the dimensions of various important physical quantities. Dimensions of various important physical quantities जो हैं, जो हमारे फिजिक्स में जिनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपको डायमेंशंस बनाना आनी चाहिए, ड्राइव कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ये मैंने जो राइट साइड बना के रखा है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो है इनकी डायमेंशन आपको पता हो तो आपको किसी भी फिजिकल जो इंपॉर्टेंट मैंने रखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये वाली अगर आ जाएंगी तो काफ़ी आपको सूरत हो जाएगी। तो जो लास्ट टाइम मैंने आपको स्टडी करवाया था सारा, तो ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी 7 हैं। इनकी डायमेंशन जो होती हैं ये हैं लेंथ मास टाइम, ये दी है लेंथ की एल, मास की एम, टाइम की टी, ये तो सिंपल है। बाकी जो करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इनकी जो डायमेंशन है इनके एसआई यूनिट के नाम से होती हैं। जैसे करंट का एम्पियर है तो उसकी डायमेंशन ए हो गई, टेम्परेचर का केल्विन होता है एसआई यूनिट, जी मैंने कॉलम इसलिए बनाया है ताकि आपको डायमेंशन का पता चल जाए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल बोलते हैं उसकी डायमेंशन एमओएल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की सीडी कैंडेला। तो ये, और उसके साथ मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था ये 3 डायमेंशनें आप याद रख लेंगे तो मैं आपको सारी डायमेंशनें बनाना सिखा दूंगा। तो जैसे कि वेलोसिटी की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जब स्पीड एक ही बात होती है एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक टाइम का फैक्टर ऊपर और आ जाएगा क्योंकि डिवाइडेड बाई टाइम होता है, तो एल टी माइनस 2। और फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन, एल टी माइनस 2 भैया एक्सेलरेशन आ गई यहाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए बेटा ये 3 डायमेंशन अगर आप याद रखोगे तो मैं कोई भी डेरिवेशन आपको करके अभी दे रहा हूँ, आपको टेक्निक बता रहा हूँ, फिर आप खुद करिए। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। जब कोई मोमेंटम नहीं तो लीनियर होता है, अदरवाइज वो एंगुलर मोमेंटम भी होता है, वो बाद में बताया जाएगा। फिलहाल ये आपको जितनी मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, और साथ में जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो हमारे पास जब डायमेंशन आ जाती तो हम एसआई यूनिट भी उनके लिख सकते हैं। बुलक बात है कि उसको एसआई यूनिट को कई बार हम साइंटिस्ट के नाम से बुलाया हुआ है। जैसे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो एक एंगुलर होता है, ये मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी। देखो मोमेंटम की मैं यहाँ डेफिनेशन आपको बताऊंगा, मास इंटू वेलोसिटी। बेटा ये मोमेंटम की इसी को डेफिनेशन बोलते हैं। जब ये मतलब मोमेंटम किसके बराबर होता है, जब हम एक मैथमेटिकली फार्मूला बताते हैं उसी को डेफिनेशन, जो फार्मूला हम बोलते हैं मास इज इक्वल टू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास, मास और वेलोसिटी से मोमेंटम बनता है। अब आपने डायमेंशन ऑफ मास लिखनी है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी लिखनी है, तो वो डायमेंशन किसकी बन जानी है, मोमेंटम की, नंबर 1। तो बेटा इसकी डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई सिर्फ आपको थोड़ा याद करने वाला काम है। तो देखो बेटा मास की डायमेंशन m होती है और इसकी होती है एल टी माइनस 1। तो ये बन गई डायमेंशन किसकी, मोमेंटम की, जो उसकी डेफिनेशन होगी कि मास कैसे, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे तो ये सभी को पता होता है मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, अगर नहीं पता तो याद कर लो। फिर उसके बाद इंपल्स, जैसे पल्स होती है ना, इंपल्स होती है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब दोनों चीजें इसके ऊपर है, फोर्स इंटू टाइम। तो ये जो इंपल्स है ये आपने याद रखना है, ये होगा फोर्स इंटू टाइम, मतलब टाइम के साथ जब फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हथौड़े से किसी चीज को मारते हैं, टाइम तो शॉर्ट होता है, लेकिन हमें शॉर्ट लिखने की क्या लिखा, हमें पता दो ही चीजें हैं, फोर्स एंड टाइम। तो बेटा फोर्स की डायमेंशन लिखिए और टाइम की डायमेंशन लिखिए, तभी तो मैंने कहा कि फोर्स की डायमेंशन आप तो लिखो। इसमें डेरिवेशन करने में आपको सहूलत हो रही है, सिर्फ फार्मूले याद करने और डायमेंशन का पता चल रहा है। तो देखिए फोर्स की डायमेंशन आ गई एम एल टी माइनस 2, फिर इसके साथ जो प्रोडक्ट होगा टाइम का टी होगा, तो टी की पावर 1 और टी की पावर माइनस 2, तो माइनस 2 से 1 चला जाएगा तो कितना रहेगा, एम एल टी माइनस 1। जो डायमेंशन मोमेंटम की है वही इंपल्स की है। इसका मतलब कि जब हमारे पास टॉपिक, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक हैं, मोमेंटम क्या है,
इम्पल्स क्या है, आगे चैप्टर आएंगे पूरे पूरे, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। लेकिन ये इम्पल्स हम जब चैप्टर आएगा तो प्रूव करेंगे तो इट इज इक्वल टू द मोमेंटम, और चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ये अभी जब आएगा तो बताएंगे। अभी इतनी देखो बेटा, जो भी हमारे पास फार्मूला आ रहा है उसके आगे पीछे हम ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है ना। जैसे यहाँ तो हम मल्टीप्लाई किया, पहले फोर्स का लिखा, फिर उसके टाइम, तो टाइम के अंदर ऐड होगा, तो वो लास्ट कंक्लूजन। पावर, बेटा पावर की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको कि मैथ क्या बोलता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो वर्क होता है ये फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। अगर हम चाहें तो हम इसको फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं और वो डायमेंशन बनती जाएगी। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑफ एफ डॉट एस डिवाइडेड बाय टाइम टी, शॉर्टकट बता देते हैं। तो फोर्स, वर्क जो होता है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्स ऑन बॉडी फॉर सर्टेन बॉडी मूव थ्रू सर्टेन डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम। तो फोर्स का लिखेंगे हम डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, कहाँ से, ये याद करके जहां से जैसे मैंने लिखा। फिर इसके बाद डिस्टेंस एल होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और नीचे टी है। पहले एल की पावर 1 और एल की पावर 1 कितनी होगी, एल की पावर 2 होगी, और टी यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, ऑलरेडी -2 है तो वो टी -3 हो जाएगी। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है। कितनी आप देख रहे हैं कि कितनी कन्वीनियंस हो रही है, ये तीन जो याद रखने से हमारे सारे मसले हल हो रहे हैं, लेकिन हर एक जो है वो बेसिक में पहुंच रही है। मैं आपको बाद में यूनिट की बात करता हूं, पहले ये डेरिवेशन कर लेते हैं क्योंकि मेन फोकस हमारा डायमेंशन बताना है अभी। तो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स, देखो सब जगह फोर्स की जरूरत पड़ रही है, जहां भी पड़ी थी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। यूनिट जब किस फैक्टर से डिवाइड करते हैं उसको एरिया बोलते हैं। एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, L2 हो गया। फोर्स की डायमेंशन लिखिए, फोर्स की डायमेंशन आ गई MLT। देखो हर बार हमें फोर्स की डायमेंशन की जरूरत पड़ रही है, तो नीचे एरिया L2, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ 2 होती हैं। ये L की पावर 2 नीचे से जब ऊपर जाएगा फैक्टर, तो ये बेटा L की पावर 1 है ना, तो इसके साथ L बिल्कुल इसके पास ही लिख देते हैं T-2, तो L की पावर -2 + 1, तो 2 में से एक जाएगा तो एक रह जाएगा, तो ML -1 वो रहेगा और T की -2, ये होगी डायमेंशन किसकी, प्रेशर की, प्रेशर की डायमेंशन जो होती है, ठीक है। अब इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, जब आपने ये आगे चैप्टर है पूरा, एक बहुत बड़ा जो चैप्टर है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसमें आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ, अभी तो आपको ये इंट्रोडक्टरी है। इसमें क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर खींचती है। जैसे अर्थ सन को खींच रही है, सन अर्थ को खींच रहा है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जब हम फार्मूला लिखते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, दो मास का प्रोडक्ट होता है वो डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसी फार्मूले से जब हम जी की डेरिवेशन करेंगे तो हमें जी का फार्मूला मिल जाएगा, मतलब जी की वो डेफिनेशन बन जाएगी, और वो जी की जो डेफिनेशन बनेगी उसी से हम उसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। बेटा ये याद करने वाली बातें तो है ही हैं। तो जी के साथ जो नीचे डिवाइड कर रहा है फैक्टर, वो दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई करेगा, और जो मास है वो मल्टीप्लाई करे तो डिवाइड करेगा। ये जी का फार्मूला जब बन गया तो हमें डायमेंशन ऑफ जी जो होंगी, डायमेंशन एफ की लिखना पड़ेगी, आर रेडियस होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, मास का एम होता है, इसको भी एम लिखेंगे, इसको भी एम लिखेंगे। तो आइए बताते हैं हम पहले फोर्स का। देखो जहां भी जरूरत पड़ गई फोर्स की, MLT -2, फिर उसके साथ जो है आर, आर का मतलब रेडियस या डिस्टेंस, L2, L मतलब आर की पावर 2 है, नीचे एम है, एम कितने हैं, एम 2 है, m इंटू एम, तो बेटा एक तो चलो कट जाएगा, ये हम ऐसे कर देते हैं। तो जो हमारे पास रह गया है, ये m की पावर 1 है, तो ऊपर जाके m की पावर -1 हो जाएगी, इधर करके लिख देते हैं, m की पावर -1 हो जाएगी क्योंकि नीचे प्लस में है, l की पावर 1 और l की पावर 2, तो l की पावर 3 होगी। देखो कितना सिंपल तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। और जो t की पावर है ये बाद में लिख देते हैं, t की पावर -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन बन गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। जब ग्रेविटेशनल फोर्स बताई जाती है तो
तो वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है जो कि जहां पे फार्मूला जो इसके साथ डिवाइड कर रहा है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई करता है, और जो मल्टीप्लाई कर रहा था वो दूसरी साइड डिवाइड करता है। तो जब इसकी डायमेंशन लिखी, इसकी लिखी, इसकी लिखी, इसकी लिखी, तो हमें वो जी की डायमेंशन मिल गई। तो इसी तरह से सरफेस टेंशन, देखो बेटा ये जो जब डिटेल में इसको पढ़ाएंगे, ये भी एक बड़ा चैप्टर है सरफेस टेंशन। तो इसको देखो आपको याद करना है, इसलिए मैं टेबल बना के आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ, आपको ये भेज दूंगा मैं। सरफेस टेंशन, हर एक लिक्विड जो होता है, जैसे पानी है, जब किसी ग्लास में किसी बर्तन में डाला जाता है तो उसकी सरफेस के ऊपर एक टेंशन बन जाती है। टेंशन आपको पता ना क्या होती है, जब एग्जाम आता है तो पता सबको टेंशन हो गई है। मैंने आपको बोल दूंगा कि टेस्ट लेना है तो आपको टेंशन पड़ जाएगी, याद करना पड़ेगा। तो हर एक लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक टेंशन होती है, वो अपना एरिया कम करना चाहते हैं लेकिन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स नहीं करने देते। तो इसके ऊपर एक लाइन अगर सपोज कर दें, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है पर यूनिट लेंथ, वही लाइन। लिक्विड के ऊपर कोई लाइन तो बना नहीं सकता बेटा, ये एक सपोजिशन होती है, आप फिलहाल रटा ही लगा लो। जो सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होगा वो होगी कितनी मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय लेंथ। कौन सी लेंथ? एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की लेंथ पूरी एक लाइन में। तो ये फोर्स पर जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना आपको डिटेल में, अभी फिलहाल याद रख लो। देखो हर एक जगह देखते हैं आपकी फोर्स के डायमेंशन की जरूरत पड़ रही है, तो तभी तो मैंने कहा कि ये फोर्स की डायमेंशन आप याद रख लो। ये DIM डायमेंशन ही लिखा। तो फोर्स की डायमेंशन बेटा जैसे आप लिखोगे MLT-2, मैथमेटिकली रूल नहीं खराब करना, डिवाइडेड बाय लेंथ है ना, तो इसको L लिखेंगे। तो L से L बेटा कैंसिल हो जाता है, जब हम कैंसिल कर देते हैं, जहाँ L की पावर 1 है तो नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा, 1 से 1 0 लिख सकते हैं। जहाँ नहीं लिखो एनीथिंग, रेड बार 0 वैसे भी 1 होता है, और T की पावर -2। बैम का कोई लॉज नहीं होता, कहीं सोचते हैं कि L भी आना चाहिए लेकिन L है नहीं, MT-2, L की पावर 0 है। डायमेंशन वही होती है जो बेसिक क्वांटिटी की पावर कितनी है, तो है ही कोई लेंथ की पावर, तो वो 1 है, नीचे 1 गया, ऊपर तो माइनस हो गया, 1 से 1 निकला तो 0। तो इसी तरह से स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क होता है? प्रेशर तो लिक्विड गैस में बनता है, स्ट्रेस सॉलिड्स में बनता है। तो स्ट्रेस और प्रेशर एक जैसे हैं, तो इसको भी बोलते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। तो जो डायमेंशन उसकी बनी थी, देखो फोर्स की हमें लगभग हर एक जगह जरूरत पड़ रही है, ये बात कितनी कंपलसरी आपको लग रही होगी। डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया L2 होता है, ये ऊपर पावर 1 है तो वो नीचे L2 है ना, L की पावर 1 है तो 2 ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगा। अलग से क्यों लिखना, उसी में माइनस कर देते हैं। जा लिखना चाहते तो लिख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम है जो, ऐसी कोई बात नहीं, 2 से 1 निकालेंगे तो 1 ही आएगा लेकिन माइनस का। तो बेटा ये M की पावर 1 जहां नहीं लिखी है तो उसको 1 बोलते हैं। स्ट्रेस में उसमें भी यही था, प्रेशर में ML-1 T-2, देखो इसमें एक जैसा है। तो इसी तरह से स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। जो भी चीज है जो ऊपर आएगी वही नीचे आएगी, इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी, वो कट ही जाएंगे। तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं चेंज, ऊपर चेंज होती है, नीचे ओरिजिनल इन कॉन्फिगरेशन। बेटा इसको थोड़ा कॉन्फिगरेशन वर्ड जो है, कुछ भी चीज है जो ऊपर आएगी वही नीचे आएगी, ऊपर चेंज होगी, नीचे ओरिजिनल होगी। तो ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, ये मैं आपको CONFIG लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉन्फिगरेशन, ताकि आपको पता चल जाए मैं किसको CONFIG। कॉन्फिगरेशन क्या होती है? कोई भी उसकी लेंथ चेंज होती है, अगर ऊपर लेंथ आएगी नीचे भी लेंथ, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं बेटा बनेगा, नो डायमेंशन, क्योंकि जो चीज ऊपर आएगी वही नीचे आएगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा इलास्टिसिटी क्या होती है? ये जो दो है ना, एक स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन, इनकी जो रेशियो होती है उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे कोई किसी चीज को हम खींचेंगे, सबसे बेस्ट इलास्टिक होता है स्टील, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वो अपनी जगह पे वापस आना चाहिए। स्ट्रेस कितना लगाया और स्ट्रेन कितना पड़ रहा है, स्ट्रेन होती है जिसको उसके ऊपर कितनी चेंज आई है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो देखो इसका फार्मूला रहेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना, जैसे स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, जो स्ट्रेस की होगी वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की हो जाएगी। तो जो स्ट्रेस की हमने लिखी हुई है उसी को लिख देंगे हम सीधा, जहां से हमें क्या जरूरत है इसमें
आप डेरिवेशन कर लेना, हम इस वक्त आपको समझा रहे हैं तो हम क्यों आपका टाइम वेस्ट करेंगे। ये बहुत से मैंने देख के ये लिख दिए, ये कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस का, स्ट्रेन की तो डायमेंशन नहीं होती, जो स्ट्रेस की होगी वही कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की हो जाएगी। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज आ गया, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट जब एनर्जी रेडिएशन, जैसे सूरज की रेज, सन रेज पड़ती हैं तो उसमें कितनी एनर्जी होती है उसके फार्मूले में आती है E इज इक्वल टू एच, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी आती है, इसको न्यू बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एच न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट जी होता है एच, प्लैंक्स कांस्टेंट एच। अब एच का फार्मूला जहां से क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी से इसको डिवाइड करेंगे तो एच बन जाएगा। देखो इसी की डेरिवेशन आ गई ना, एच इज इक्वल टू ई अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब आपको ई का जनरल लिखना और फ्रीक्वेंसी का लिखना पड़ेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने ये जगह रखी हुई है आपको समझाने के लिए, फ्रीक्वेंसी इसको न्यू बोलते हैं। तो इसका बेटा फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड पर सेकंड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम जो होता है, या इसको मैं जहाँ जगह कम पड़ रही है थोड़ा कंजस्टेड करके लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये मसला आपका हल हो जाएगा। इसको न्यू बोलते हैं, वी नहीं बोलना इसको, न्यू। तो ये 1 अपॉन टाइम पीरियड, जिसको 1/t भी लोग लिखते हैं। टाइम पीरियड कोई भी हो, टाइम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड पर सेकंड, जब एक तो टाइम पीरियड होता है पूरी ऑसिलेशन का टाइम। तो ये बेटा टाइम की जो डायमेंशन है, जब आपको फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिखनी है, देखो ये एक आपको एक्स्ट्रा मिल गया, जहां से मैंने जो जहां पे टाइप करना पड़ा, इसमें भी देख सकता था मैं। तो डायमेंशन DIM शॉर्टकट चलेगी, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या आ गया, जैसे 1 की थी कोई डायमेंशन, नीचे t है तो t की डायमेंशन जो होगी नीचे लिखेंगे, t की डायमेंशन तो वो 1/t ही आएगा, और नीचे से जब ऊपर फैक्टर आएगा t की -1। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आप यहां से लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो t की पावर -1। तो जहां जब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन और E एनर्जी, एनर्जी और वर्क, मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताया था, एनर्जी ही वर्क होती है, वर्क एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क। जो वर्क की डायमेंशन है वही एनर्जी की होती है। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, जो फोर्स इनटू डिस्टेंस करके आप जहां पे कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस करके ml/t-2, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था। डायमेंशन ऑफ वर्क जो है, देखो बेटा वर्क जो होता है फोर्स into distance, so the work is said to be done if on applying force the body moves through certain distance। तो बेटा जब हमने डायमेंशन वर्क का करना है या एनर्जी का करना है, एक ही बात होती है, इसमें फर्क तो कोई नहीं होता है। therefore डायमेंशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वो फोर्स का लिखेंगे। ये जहाँ पे डेरिवेशन का हमें स्पेस मिला हुआ है ml/t-2 डिस्टेंस का है, और l की पावर 1 और l की पावर 1 करके वो l की पावर 2 हो जाएगी। ये मैंने डेरिवेशन आपको करके दी है, और यही चीज हम जहां से देख के जहां भर लेंगे, क्योंकि जहां देख रहे हैं आप स्पेस कम है, तो जहां पे एडजस्ट करेंगे E की डायमेंशन क्या आ गई, ml/t डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की भी जहां से देख ली t की पावर -1, जी t की पावर -1 जो ऊपर जाएगी तो ये +1 हो जाएगी। तो जैसे ये +1 हो जाएगी तो वो t के साथ मिल जाएगी, ml/2 l की 2 t की -2 और +1, यहीं एडजस्ट कर लेती हैं इसको, -2 +1, ये जो -1 है ना, ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा, t में जाके ऐड हो जाएगा, तो कितनी बन गई ml/t, l की पावर 2 और t की पावर 2 में से 1 निकाला तो 1 आया माइनस का, t की पावर ml/t-1, ये किसकी डायमेंशन आ गई, प्लैंक्स कांस्टेंट की। अब लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, जैसे हम रोड के ऊपर या कोई बॉडी किसी बॉडी के ऊपर चलती है तो उसमें फ्रिक्शन होती है। जब लिक्विड चलता है तो उसकी लेयर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपस में रुकावट आती है, उसको बोलते हैं वो विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब लेयर्स को एक दूसरे के साथ रुकावट आती है। तो इसका फार्मूला मैं आपको याद करवाता हूं सीधा, विस्कस फोर्स BISCIO, विस्कस फोर्स। बेटा कोई भी फोर्स हो, है तो फोर्स है ना, विस्कस फोर्स, वो फोर्स की डायमेंशन लिख देंगे हम डिवाइडेड बाय, देखो विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होती है, क्या होती है, एरिया,
पर यूनिट एरिया, क्योंकि वो कितना एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो एरिया से आपने डिवाइड करना है और साथ में वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? जो वेलोसिटी का ग्रेड बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी का ग्रेड। तो बेटा वेलोसिटी का ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो सभी के डायमेंशन हम लिखेंगे, जैसे विस्कस फोर्स की लिखेंगे ml/t-2, एरिया की लिखेंगे नीचे, एरिया क्या जो है L2, और साथ में वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का क्या हो गया? वेलोसिटी का आपको पता ही है L(t-1), ग्रेडियंट मतलब लेंथ के हिसाब से। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का t-1 ही हो गया ना, लेंथ से लेंथ तो कट ही गया, फैक्टर यहीं पे काट देते हैं। तो t⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो t⁻+1 हो जाएगा, l⁻2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसकी डेरिवेशन सीधी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं m। देखो 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 2 ऊपर बनेगा, तो वो ml⁻1 जाएगी, ठीक है, ml⁻1 आ जाएगी, और t की पावर जो है ये -j भी -1, ml-1 t-1। तो ये जो विस्कस फोर्स होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है, क्योंकि जो विस्कस फोर्स है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक एरिया के ऊपर, एक वेलोसिटी, इसलिए उनको पर यूनिट एरिया उन्हीं से डिवाइड करना होता है जिनके ऊपर डिपेंड करती है। तो एरिया का L2 हो गया, और वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ग्रेड बना होता है ना डिस्टेंस के हिसाब से। तो वेलोसिटी का L(t-1) था, ग्रेडियंट लेंथ पर यूनिट लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गया, t⁻1, t⁻1 ऊपर चलेगी तो +1 होगी, और 2 में से 1 चला गया तो -1 रह गया, और l का भी -। ये हो गया बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। देखो ml-1 t-1 ये आ गया। तो अब मैं बोलता था कि लास्ट में आपको ऐसे यूनिट बताएंगे। देखो सारी चीजें बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गई हैं, जिनको हमने सहूलत दी है किसकी? ब्रैकेट की। इनके अंदर देखेंगे, देखो कि इसका अगर ऐसे यूनिट लिखना आपको kg मीटर पर सेकंड, देखो ऐसे लिख सकते हैं, जहां मैं ऐसे लिख देता हूँ kg मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इसका kg मीटर पर सेकंड, ये दोनों का एक जैसा है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, kg मीटर पर सेकंड। जैसे इसका kg मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड, तो देखो इसको लिखेंगे m का मीटर है ना, तो मास जो है वो kg में होता है, मीटर नहीं है kg, मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर स्क्वायर और सेकंड का क्यूब, ऐसे करके बोल सकते हैं। प्रेशर, प्रेशर का आएगा देखो kg, यहां मास हो गया kg पर मीटर m⁻⁻1 और टाइम का सेकंड्स की s की पावर -2। देखो कितनी सहूलियत हो रही है इसमें ऐसे यूनिट लिखने में। ये आ गया kg की पावर -1, इसको भी मैं ऐसे टेढ़ा करके लिख देता हूं, kg की पावर -1, मीटर की पावर 3 और टाइम की पावर -2, s की पावर -2। ऐसे कि जहां पे लेंथ का तो कोई नहीं है, kg पर सेकंड के, kg पर सेकंड के ऐसे लिख सकते हैं। जहां भी देखिए kg पर मीटर पर सेकंड के, ऐसे करके हम अप्लाई करके लिख देते हैं kg पर मीटर पर सेकंड। ऐसे जहां भी नो डायमेंशन, तो यूनिट कहां से आएगा अगर डायमेंशन नहीं है तो देखिए ये है, इसका भी वही आएगा जो स्ट्रेस का था, तो लिख देते हैं फिर kg, ये बेटा kg पर मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद यहां देखिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, टाइम का सेकंड होता ना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो लास्ट में जो है kg पर मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा आगे हमारे जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये मैंने आपको यूनिट समझा दी, कैसे इसके यूनिट लिखने हैं, डायमेंशंस बतानी है, और साथ में हमें एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हम यूनिट भी बता सकते हैं। ठीक है, कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जिनको, जैसे पावर है, इसी को वाट बोल देते हैं, वो अलग बात है, वो बात की बात है, पहले आप इसको ही करिए, यूनिट चाहे ना करिए, डायमेंशन जो है वो बनाना आपको आनी चाहिए। ये था आज का, इतना ही काफ़ी है, और आपको मैं और भी फिजिकल क्वांटिटी दे सकता हूँ, लेकिन ये कंपलसरी है, इनको करिए, फिर आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्या क्या सिंपल चीज़ें बनाता हूँ मैं।